नमस्कार मित्रों, पिछली क्लास में हमने जो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की श्रृंखला आरंभ की थी, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, जैसलमेर का किला हम देखते हैं। जैसलमेर का किला जैसलमेर के किले की अगर हम बात करें तो जैसलमेर का किला धानवन दुर्गों की श्रेणी में आता है। कैसा दुर्ग है? धानवन दुर्ग है। और इस दुर्ग का निर्माण भाटी राजा हुए राव जैसल, भाटी राजा राव जैसल के द्वारा करवाया गया था। भाटी राजा राव जैसल ने किन के आशीर्वाद से? इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से, इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से। और कब आपके इसका निर्माण हुआ है? कि 1155 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। जैसलमेर का किला धानवन दुर्गों की श्रेणी में आता है। हालांकि आपके पहाड़ी पर यह भी निर्मित है, त्रिकूट पहाड़ी पर यह भी निर्मित है, लेकिन चारों ओर आपके मरुस्थल है, इसलिए धानवन दुर्गों की श्रेणी में हम इसे ले रहे हैं। और भाटी राजा राव जैसल के द्वारा 1155 ईस्वी में इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से कौन से दुर्ग की स्थापना की थी? जैसलमेर के किले की स्थापना की थी। अब देखिए, जैसलमेर का किला अपने आप में विशिष्ट है। क्यों? क्योंकि आपके देखिए, एक तो पीले पत्थरों से निर्मित है। अब पीले पत्थर से निर्मित होने के कारण ये आपके सोने की तरह दमकता है। इस कारण जैसलमेर के किले को हम सोनारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सोनारगढ़ के नाम से, या सोनार का किला कहते हैं। पीले पत्थर से निर्मित, इसलिए इसको आपके किस नाम से? सोनार किला या सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं। सुवर्णगिरी का किला जालौर वाले को बोलते हैं, इसको सोनारगढ़ बोलते हैं। ठीक है। इन पत्थरों की चुनाई भी बिना चूने बजरी के की गई है। बिना चूने के जुड़ाई की गई है आपके पत्थरों की। तो बिना चूने बजरी की सहायता से पीले पत्थरों के माध्यम से जैसलमेर के किले का निर्माण किया गया है। त्रिकुटाकृति का ये दुर्ग है। कैसा दुर्ग है ये? त्रिकुटाकृति का दुर्ग है। और दुर्ग के चारों ओर एक दोहरा परकोटा बना हुआ है। दुर्ग के चारों ओर क्या है? एक दोहरा परकोटा है। दुर्ग के चारों ओर एक दोहरा परकोटा बना हुआ है, जिसे कमरकोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? कमरकोट। और स्थानीय लोग आपके इसे क्या कहकर के पुकारते हैं? पाड़ा कहकर के पुकारते हैं। स्थानीय लोग इसे पाड़ा कहकर के पुकारते हैं। और दूसरी बात क्या है कि पहाड़ी पर निर्मित है। ठीक है। इस कारण आपके ये दुर्ग दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पहाड़ी पर किसी जहाज के द्वारा लंगर डाल करके खड़ा हुआ है। ठीक है। यानी कि कोई जहाज ऐसे पहाड़ी पर लंगर डाल करके खड़ा हुआ है रेत के समुद्र के बीच में, ऐसा प्रतीत होता है दूर से देखने पर। इस दुर्ग में सुरक्षा हेतु आपके अनेक बुर्जों का, किनका? 99 बुर्जों का निर्माण किया गया है। सुरक्षा हेतु कितनी बुर्जों का निर्माण किया गया है? 99 बुर्जों का निर्माण किया गया है। तो ये बुर्ज हैं इसकी, और बुर्जों की संख्या कितनी बताई जाती है? कि भाई 99 बुर्जों का निर्माण इस दुर्ग में सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है। दोहरा परकोटा है, जिसे कमरकोट या पाड़ा कहते हैं। ठीक है। किसने? भाटी राजा राव जैसल ने बनवा दिया। किनके आशीर्वाद से? इंसाल ऋषि के आशीर्वाद से। पीले पत्थर से बिना चूने बजरी की सहायता से इसे बनाया गया है। अब देखिए, इसी दुर्ग पर आपके एक बांग्ला फिल्मकार हुए सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के द्वारा एक सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया। सत्यजीत रे ने कौन सी फिल्म का निर्माण किया है? सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया है। सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किसके ऊपर किया गया है? जैसलमेर के दुर्ग के संदर्भ में किया गया है। अब देखिए आगे कि भाई जैसलमेर के किले में ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं स्थित हैं। ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं स्थित हैं? तो आपके देखिएगा, संरचनाओं की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक तो आपके इसमें
प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का भंडार जो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार के नाम से जाना जाता है, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार के नाम से जाना जाता है। इसको जैन भंडार भी बोलते हैं। वो कहां पर आपके स्थित है? इसी सोनार के किले में स्थित है। अगर राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथों को देखा जाए जिनमें ओघ निर्युक्ति व्रती टीका और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी टीका के नाम आते हैं, वो आपके जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार में सुरक्षित हैं। ठीक है, अगली बात हम करें कि भाई और कौन सी संरचना है इसमें, तो एक आपके लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। कौन सा? लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। जी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण आपके किनके द्वारा? भाटी राजा राव बैरिशाल के द्वारा करवाया गया है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है जिसका भाटी राजा राव बैरिशाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसमें है? जो जैसलमेर का किला है उसके अंतर्गत है। दूसरी बात हम करें आपके कि यहीं पर आपके रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा है? रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बैरिशाल की पत्नी थी रत्ना, उनके नाम पर उसका नाम क्या पड़ा हुआ है? रत्नेश्वर महादेव मंदिर नाम पड़ा हुआ है। शिव पार्वती का मंदिर है मूलतः यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ये भाटी राजा राव बैरिशाल की जो पत्नी थी रत्ना, उनके रत्ना के नाम पर है और शिव पार्वती को समर्पित मंदिर है। शिव पार्वती को समर्पित मंदिर आपके रत्नेश्वर महादेव मंदिर भी किसमें है? अपने जैसलमेर के किले में है। ठीक है, टीवम राय जी का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। टीवम राय जी का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो टीवम राय जी का मंदिर आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला आपके स्वांगिया माता का मंदिर है। स्वांगिया माता का मंदिर भी आपके जैसलमेर के किले में स्थित है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तो पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, संभवनाथ, पार्श्वनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, संभवनाथ मंदिर, दुर्ग में उपस्थित हैं। तो देखिएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, टीवम राय जी का मंदिर, स्वांगिया माता का मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, संभवनाथ जी का मंदिर। इसके अतिरिक्त आपके कुछ महल देखें तो सर्वोत्तम विलास का नाम आता है। सर्वोत्तम विलास महल के रूप में आपके किसका नाम आया? सर्वोत्तम विलास का। गज विलास है, जवाहर विलास है। जवाहर विलास जैसे महल आपके प्रमुख हैं। कहां पर? जैसलमेर के किले में। तो जैसलमेर के किले की संरचनाओं में आपके सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में इसके मंदिर हैं, जिनमें आपके जैन मंदिर जो पार्श्वनाथ मंदिर हैं या फिर ऋषभदेव मंदिर हैं, संभवनाथ जी का मंदिर हैं, वो प्राचीनतम मंदिरों में गिने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके एक बादल महल है जिस पर ब्रिटेन की वास्तुकला की भी छाप मिलती है। किसके अंतर्गत? जैसलमेर के किले के अंतर्गत। अब जैसलमेर के किले से संबंधित घटनाओं को देखा जाए तो जैसलमेर का किला अपने 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र आपके ऐसा किला है जिसमें आधा साका हुआ है। ठीक है, तो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है दुर्ग।
साके के लिए अब साका आपके यहाँ पर देखिए, हम इतिहास में भी बताते रहे हैं कि साका क्या है। साके में आपके दो घटनाक्रम होते हैं, एक तो कौन सा है, केसरिया। पुरुष आपके जब जीत की आशाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं तो केसरिया रंग की पोशाक या पगड़ी धारण करके शत्रु सेना से अंतिम युद्ध लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, तो वो आपके क्या है, केसरिया। और वहीं स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि के समर्पित कर देती हैं, तो वो क्या है, जौहर है। ठीक है, तो यहाँ साके में दोनों घटनाक्रम केसरिया और जौहर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दो साके पूरे हैं लेकिन एक आपके अर्ध साका संपन्न हुआ है। तो जैसे प्रथम साका अगर देखें तो प्रथम साका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, किसके आक्रमण के समय, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ पर संपन्न होता है, जब आपके भाटी राजा मूलराज हैं वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। भाटी राजा मूलराज वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ पर आपके भाटी राजा कौन थे, मूलराज, ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और दुर्ग का प्रथम साका होता है। तिथिक्रम को लेकर के आपके मतभेद हैं, किसके, जो प्रथम साका है उसकी तिथिक्रम को लेकर के मतभेद है। तो हमको केवल इतना याद रखना है कि ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है, किस किस के मध्य है, कि भाई अलाउद्दीन खिलजी और भाटी राजा कौन है, राव मूलराज के समय ये प्रथम साका हुआ है। अगर द्वितीय साका देखा जाए, द्वितीय साके की अगर हम बात करें तो यहां पर दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक और भाटी राजा राव दूदा के मध्य संघर्ष हुआ है। दिल्ली के सुल्तान कौन थे, फिरोज शाह तुगलक वर्सेस आपके भाटी राजा राव दूदा के मध्य संघर्ष हुआ था। और तृतीय अर्ध साका अगर देखा जाए, ठीक है, तो भाटी राजा राव लूणकरण के काल में कंधार के अमीर अली के द्वारा एक घोड़े का व्यापारी बनकर के शरण ली गई थी और वहां पर दुर्ग में आपके उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था। इस कारण आपके, चूंकि दुर्ग में ही आपके शत्रु बैठा हुआ था, इस कारण वहां पर आपके केसरिया संपन्न हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन आपके जौहर नहीं हो पाता है। तो अर्ध साका आपके कौन सा है, यहां कंधार का अमीर अली, राव लूणकरण। भाटी राजा कौन है, राव लूणकरण। तो ये 5-7 आपके प्रश्न जैसलमेर के किले में महत्वपूर्ण हैं कि एक तो बगैर चूने बजरी की सहायता से बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात आपके सोनारगढ़ का किला भी इसे बोलते हैं। ठीक है, भाटी राजा राव जैसल के द्वारा निर्माण करवाया गया है इसका जो परकोटा है, दोहरा परकोटा है, उसको कमरकोट, घाघरा नुमा आकृति का है तो कमरकोट के नाम से जानते हैं। और स्थानीय भाषा में उसे क्या कहते हैं, पाड़ा। 99 बुर्ज इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो अब देखिएगा, और आपके संरचनाओं में देखें तो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, टीवम राय जी का मंदिर, स्वांगिया माता मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, संभवनाथ मंदिर, ठीक है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास जैसी संरचनाएं किसके अंतर्गत हैं, इस आपके जैसलमेर के किले के अंतर्गत हैं। अब नेक्स्ट आपके दुर्ग की हम बात करें तो नेक्स्ट दुर्ग आपके मांडलगढ़ का किला है। कौन सा है, मांडलगढ़ का किला। मांडलगढ़ का किला गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्गों की, गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। और कहां पर है ये, भीलवाड़ा में है। अब इसके निर्माण को लेकर के विवाद है कि भाई मांडलगढ़ के दुर्ग का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो जनश्रुतियों के आधार पर देखें और आपके वीर विनोद के लेखक श्यामलदास हैं, वो आपके एक श्रृंगी ऋषि शिलालेख है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार मंडलाकृति होने के कारण ये मांडलगढ़ कहलाया है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख आपके क्या बोलता है कि मंडलाकृति होने के कारण, श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार मंडलाकृति होने के कारण ये क्या कहलाया है, मांडलगढ़ कहलाया है। ठीक है, दूसरी बात आपके यहां पर वीर विनोद के लेखक श्यामलदास की अगर हम बात करें
तो वीर विनोद के लेखक श्यामलदास कहते हैं कि इसका निर्माण, देखिए श्यामलदास के अनुसार इसका निर्माण चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया। चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, दूसरी बात आपके हमें क्या मिली है कि वीर विनोद के लेखक श्यामलदास बताते हैं कि इसका निर्माण आपके चौहान राजाओं के द्वारा करवाया गया है। एक आपके जनश्रुति भी इसके बारे में प्रसिद्ध है। जनश्रुति आपके क्या कहती है? जनश्रुति के अनुसार मांडिया भील के नाम पर चानना गुजर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो देखिए जनश्रुति के अनुसार मांडिया भील के नाम पर चानना गुजर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो निर्माण को लेकर के मैंने बताया कि इसमें विवाद है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख तो कहता है कि भाई मंडलाकृति होने के कारण ये मांडलगढ़ कहलाता है। इधर वीर विनोद के लेखक श्यामलदास बताते हैं कि अजमेर के चौहानों के द्वारा इसका निर्माण करवा दिया गया, और जनश्रुति बोलती है कि भाई चानना गुजर ने इसका निर्माण करवाया है। किनकी याद में? कि मांडिया भील की याद में। अगर दुर्ग में देखा जाए तो उंडेश्वर महादेव मंदिर है। देखिएगा दुर्ग की संरचनाओं को अगर देखा जाए तो उंडेश्वर महादेव मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर यहां पर स्थित हैं। जलेश्वर महादेव मंदिर यहां पर आपके, इसके अतिरिक्त देखिएगा कि ऋषभदेव मंदिर और चारभुजा मंदिर भी यहां पर स्थित हैं। ऋषभदेव मंदिर और चारभुजा मंदिर। ऋषभदेव मंदिर और चारभुजा मंदिर भी आपके कहां पर? मांडलगढ़ के किले में उपस्थित हैं। अब देखिए इस दुर्ग की अगर हम बात करें तो मूल रूप से जब मुगल काल का समय चल रहा था, तो मुगल काल के समय पर मेवाड़ के विरुद्ध जो मुगलों की सैन्य गतिविधियां थीं, उन सैन्य गतिविधियों के केंद्र के रूप में मांडलगढ़ का किला भी रहा है। ठीक है, ये भी जानने योग्य बात है इसमें कि मुगल काल में मांडलगढ़ का किला मेवाड़ के विरुद्ध मुगल गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी रहा है। ठीक है, तो मांडलगढ़ के किला भीलवाड़ा में है। वीर विनोद के अनुसार आपके चौहानों के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया है। उंडेश्वर महादेव मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर, ऋषभदेव मंदिर, चारभुजा मंदिर जैसी संरचनाएं दुर्ग के अंदर स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिएगा, अगर नेक्स्ट दुर्ग की बात हम करें तो रणथंभौर का किला है। मुख्य दुर्गों में आपके कौन सा आता है? रणथंभौर का किला। कहां पर है? अब देखिए रणथंभौर के दुर्ग में गिरि दुर्ग की विशेषताएं तो मिलती ही हैं, साथ में आपके इसमें वन दुर्ग की विशेषताएं भी मिलती हैं। तो गिरि और वन दुर्ग दोनों की विशेषताओं को अपने में समाहित किए हुए है रणथंभौर का किला। कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, बताते हैं कि रण और स्तंभ जैसी जो पहाड़ियां हैं, जो स्तंभ पहाड़ी है वहां पर आपके ये दुर्ग स्थित है। ठीक है, चारों ओर से 7 विषम आकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर से 7 विषम आकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए दूर से आसानी से दिखाई नहीं देता। इसके कारण अबुल फजल ने इस दुर्ग के संदर्भ में यह कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल यही दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने क्या कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, केवल यही दुर्ग बख्तरबंद है। तो अबुल फजल की ये उक्ति है किसके संदर्भ में? रणथंभौर के किले के संदर्भ में। यह महत्वपूर्ण है। यह दुर्ग बख्तरबंद है। बख्तरबंद का मतलब सुरक्षा हेतु आपके यहां पर विशेष उपाय किए गए हैं। बख्तरबंद है।
अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। किसने बताया है? अबुल फजल के द्वारा बताया गया है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर रणथंभौर दुर्ग की बात हम करें तो रणथंभौर दुर्ग का निर्माण संभवतः चौहान शासकों के द्वारा 8वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माण संभवतः चौहान राजाओं द्वारा। संभवतः आपके चौहान राजाओं के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज के द्वारा रणथंभौर में चौहान वंश की नींव डाली गई थी। किनके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र या पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज के द्वारा। और आपके कई शतकों तक जो रणथंभौर का किला है वो इन चौहानों के अधीन बना रहा है। अगर स्वतंत्रता के समय बात की जाए कि स्वतंत्रता के समय रणथंभौर का किला किनके नियंत्रण में था, तो वो आमेर के कछवाहा हैं, जयपुर के कछवाहा शासक हैं, उनके नियंत्रण में स्वतंत्रता के समय रणथंभौर का किला मौजूद था। अगर दुर्ग में उपस्थित संरचनाओं की बात की जाए और दुर्ग से रिलेटेड घटनाओं की बात की जाए तो देखिएगा, संरचनाओं में आपके यहाँ पर लाल पत्थर से बना हमीर महल है। लाल पत्थर से बना हमीर महल है। तो हमीर महल, हमीर महल, हमीर कचहरी, सुपारी महल, हमीर महल, हमीर कचहरी, सुपारी महल, जबरा भवरा, जबरा भवरा, ये अनाज रखने के कोठार हैं। अनाज रखने के कोठार। 32 खम्भों की छतरी, जो आपके हमीर देव चौहान हैं उनके 32 वर्षों के शासनकाल की ख्याति को प्रकट कर रही है। 32 खम्भों की छतरी। रनिहार तालाब, एक है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जिसे रणत भवर गजानन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। रणत भवर गजानन मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जिन्हें आपके रणत भवर गजानन मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त तो मुस्लिम पीर सदरुद्दीन की दरगाह, मुस्लिम पीर सदरुद्दीन की दरगाह, तो ये कुछ संरचनाएं कहां पर हैं हमारे? ये कुछ संरचनाएं रणथंभौर के किले में हैं कि अबुल फजल कहता है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है। गिरि और बंदुर्ग की विशेषताएं इसमें समाहित हैं। 7 विषम आकार की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमीर महल है, हमीर कचहरी है, सुपारी महल है। ठीक है। इस जबरा भवरा जो अनाज रखने के कोठार के रूप में है, 32 खम्भों की छतरी है, रनिहार तालाब है, और आपके त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जिन्हें आपके किसी भी शुभ कार्य की प्रथम पत्री आपके भेजी जाती है, रणत भवर गजानन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी आपके रणथंभौर के किले में स्थित है। ठीक है। अब देखिए यहाँ के घटनाक्रम की अगर हम बात करें, क्योंकि रणथंभौर के किले का घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो देखिए, घटनाक्रम से प्रश्न आपके उठते हैं यहाँ पर। पहली घटना, गोविंदराज यानी पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने चौहान वंश की स्थापना की थी। यहां पर चौहान वंश की नींव डाली।
सबसे पहली बात आपके क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर को अपने नियंत्रण में कर लिया जाता है और गोविंदराज को रणथंभौर की जागीर दे दी जाती है। तो गोविंदराज के द्वारा यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की जाती है। अब गोविंदराज के उत्तराधिकारियों का नियंत्रण यहाँ पर बना रहा। ठीक है, इन्हीं रणथंभौर के चौहान वंश का अंतिम शासक होता है हमीरदेव चौहान। रणथंभौर के शासकों का अंतिम जो चौहान शासक है वो कौन सा होता है? हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान के काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहां पर आक्रमण किया गया 1301 ईस्वी में? चौहान, इनके काल में आपके 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है। किसका आक्रमण है? अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण है, जिसमें हम यहाँ पर आपके दुर्ग का साका भी संपन्न होता है। रणथंभौर दुर्ग का साका संपन्न होता है। यहाँ पर रानी रंगदेवी के द्वारा जौहर किया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उलूग खां को, किसको? उलूग खां को कहाँ का? रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान के काल में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। हमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए, रानी रंगदेवी के द्वारा जौहर किया गया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां को रणथंभौर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब किनके? दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में चला गया रणथंभौर का किला। अब देखिए क्या हुआ कि तैमूर के आक्रमण के समय जब दिल्ली सल्तनत की स्थिति पतनशील होती है, तैमूर के आक्रमण के समय जब दिल्ली सल्तनत की स्थिति पतनशील हुई, तो आपके कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य रणथंभौर के किले पर नियंत्रण करने का प्रयास आरंभ हुआ। ठीक है, तो आपके यहाँ पर कुंभा के नियंत्रण में चला जाता है। महमूद खिलजी और आपके कुंभा के मध्य हुए संघर्ष में ये किसके नियंत्रण में चला गया? कुंभा के नियंत्रण में चला गया। लेकिन एक बात और देखिएगा कि यहाँ पर एक बात देखें हम कि जब आपके हमीरदेव चौहान के विरुद्ध यहाँ पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो दो विशेष आपके कुछ हथियार हैं उनकी बात यहाँ पर आती है, जिनके नाम है आपके मगरबी और अर्रादा। मगरबी और अर्रादा। मगरबी क्या है और अर्रादा क्या है, ये टर्म पूछी जा सकती है आपसे। तो देखिए मगरबी क्या है कि ज्वलनशील पदार्थ फेंकने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? मगरबी। और बड़े बड़े पत्थर फेंकने का जो आपके यंत्र है वो क्या कहलाता है? अर्रादा। 1301 ईस्वी में खुद अबुल फजल आपके यहाँ पर थे। अबुल फजल ने आपके जो अपनी खजाइन उल फुतूह है, जिसे तारीख अलाई के नाम से जानते हैं, में रणथंभौर अभियान का वर्णन किया है और आपके कहा भी है रणथंभौर विजय के पश्चात के आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, यहीं आपके इस अभियान के दौरान मगरबी और अर्रादा जैसे हथियारों का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया था। मगरबी क्या है? ज्वलनशील पदार्थ फेंकने वाला आपके औजार है। और अर्रादा क्या है कि ये आपके पत्थरों की वर्षा करने वाला यंत्र है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया कि भाई जब तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में, तो दिल्ली सल्तनत की स्थिति पतनशील होती है तो रणथंभौर पर नियंत्रण के लिए मालवा के शासक महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ और कुंभा आपके इस नियंत्रण को रखने में क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। तो कुंभा के नियंत्रण में चला गया। अब क्या हुआ? राणा सांगा के द्वारा कुंभा के उत्तराधिकारियों में किनका नाम आया? राणा सांगा का। राणा सांगा के द्वारा इस दुर्ग को कर्मावती की जागीर में दे दिया गया, अपनी रानी कर्मावती की जागीर में, जो कि आपके हाड़ा राजवंश से संबंधित ही थी, तो कर्मावती की जागीर में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब कर्मावती की जागीर में है। जब राणा सांगा की मृत्यु हुई तो गुजरात के बहादुर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया। कहां पर? चित्तौड़ पर। तो उस समय समझौते के तहत कर्मावती के द्वारा गुजरात के बहादुर शाह को यह प्रदान कर दिया गया। गुजरात के बहादुर शाह के पास चला गया। तो गुजरात के बहादुर शाह के पास कर्मावती से चला जाता है कौन सा? रणथंभौर का किला। लेकिन गुजरात के शासक बहादुर शाह हैं, वो यहाँ पर अपना स्थायी अस्तित्व नहीं रख पाते हैं। बाद में आपके लगभग 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता है और अपने पुत्र आदिल खां को यहाँ का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
यहां पर शेरशाह सूरी का नियंत्रण स्थापित हुआ और इन्होंने क्या किया, आदिल खां को यहां का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किया। आदिल खां क्या बन गए, यहां के दुर्गाध्यक्ष बन गए। बात आई आपके शेरशाह सूरी के पहले गोविंदराज चौहानों के नियंत्रण में, फिर खिलजियों के यानी दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में, कुंभा के नियंत्रण में, राणा सांगा से आपके गुजरात के बहादुर शाह, और फिर किसके नियंत्रण में आ गया, ये शेरशाह सूरी के, जिन्होंने आदिल खां को यहाँ का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। अब देखिए कि आदिल खां यहाँ के आपके दुर्गाध्यक्ष बन गए। 1569 ईस्वी में सुरजन राय हाड़ा, बूंदी के आपके कौन थे, सुरजन राय हाड़ा, बूंदी के आपके सुरजन राय हाड़ा के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की जाती है। किसकी अधीनता स्वीकार की है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। तो अब आपके ये जो दुर्ग है वो किनके नियंत्रण में चला जाता है, मुगलों के नियंत्रण में चला जाता है, और मुगल बादशाहों के द्वारा अजमेर सूबे में इसे मिला दिया जाता है। मुगल बादशाहों ने आपके कौन से सूबे में मिला दिया इसे, अजमेर सूबे का हिस्सा बना, सूबे का हिस्सा बना। तो अजमेर सूबे का हिस्सा आपके कौन सा बन गया है, रणथंभौर का किला बन गया है। ठीक है, इसके पश्चात अकबर के द्वारा जगन्नाथ कछवाहा की जागीर में इसे प्रदान कर दिया जाता है। अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा की जागीर में शामिल किया। तो अकबर ने इसे किसकी जागीर में दे दिया है, पहले तो मालवा सूबे का, अजमेर सूबे का हिस्सा बनाया है, और उसके बाद जगन्नाथ कछवाहा की जागीर में इसे शामिल कर दिया है। अब देखिए, बादशाह जहांगीर ने जब आपके इस दुर्ग के सामरिक महत्व को देखा, जहांगीर के द्वारा जब इस दुर्ग के सामरिक महत्व को देखा, तो इसे खालसा भूमि में शामिल कर लिया, केंद्रीय शासन के अंतर्गत ले लिया जाता है जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर के काल में आपके खालसा भूमि के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है, किसको, इस आपके रणथंभौर के किले को। लेकिन जहांगीर के समय तो केंद्रीय शासन में रहा, लेकिन शाहजहां के द्वारा, जो मुगल बादशाह इस जहांगीर के पश्चात आपके कौन बने हैं, शाहजहां ने इसको आपके खालसा से मुक्त कर दिया, और खालसा से मुक्त करके विट्ठलदास गौड़ की जागीर में शामिल कर लिया है। यहाँ खालसा से मुक्त करके विट्ठलदास गौड़ की जागीर में, विट्ठलदास गौड़ की जागीर, विट्ठलदास गौड़ की जागीर में किसको दे दिया गया है, इस आपके गागरोन, वो रणथंभौर के किले को दे दिया गया है। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा पुनः इसे केंद्रीय शासन में ले लिया जाता है, अर्थात खालसा में शामिल कर लिया जाता है। मुगल बादशाह कौन हुए हैं, औरंगजेब। औरंगजेब ने इसे आपके पुनः केंद्रीय शासन में लिया। अब आपके मुगलों के नियंत्रण में केंद्रीय शासन में हो गया ये। ठीक है, अब देखिए एक बात आपके कि मुगल काल में रणथंभौर का किला है वो शाही कारागार के रूप में भी प्रयोग में लिया गया है। मुगल काल में रणथंभौर का किला शाही कारागार के रूप में भी प्रयोग में लिया गया है। और एक खास बात यह है कि जब जयपुर के शासक माधो सिंह ने मुगल बादशाह अहमद शाह और नवाब वजीर सफदरजंग के मध्य समझौता करवाया, तो उस समझौते से प्रसन्न होकर के मुगल बादशाह अहमद शाह के द्वारा रणथंभौर का किला कछवाहा राजाओं की जागीर में शामिल कर दिया गया। ठीक है, जो कि स्वतंत्रता तक कछवाहा शासकों के नियंत्रण में बना रहा है। तो ये आपके रणथंभौर दुर्ग का इतिहास है। रणथंभौर दुर्ग आपकी किस तरह की समस्याओं से यहाँ पर आपके एक के बाद एक अलग अलग शासकों के नियंत्रण में जाता रहा है, और सबसे लंबी अवधि तक ये चौहानों के नियंत्रण में यहाँ पर रहा है। ठीक है,
तो देखिएगा, हमने बताया आपको घटनाक्रम में गोविंदराज ने चौहान वंश की नींव डाल दी, हमीरदेव चौहान के काल में आपके साका हो गया, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण में चला गया, फिर कुंभा के नियंत्रण में आया, कुंभा से सांगा होते हुए आपकी कर्मावती की जागीर के रूप में, वहाँ से गुजरात के बहादुर शाह के नियंत्रण में, शेरशाह सूरी के नियंत्रण में, सुरजन राय हाड़ा के माध्यम से मुगलों के नियंत्रण में, ठीक है, और अजमेर सूबे का हिस्सा बन जाता है। और वहाँ से आपके इसको जगन्नाथ कछवाहा की जागीर में जहांगीर ने खालसा परिवर्तित कर दिया है, लेकिन शाहजहां ने पुनः आपके विट्ठलदास गौड़ को जागीर में दे दिया है। इसके पश्चात औरंगजेब के द्वारा भी इसे खालसा घोषित कर दिया गया है। किसको? जो रणथंभौर का किला है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपके देखिएगा, गागरोन का किला। देखिएगा, गागरोन के किले को हम एक जल दुर्ग के रूप में शामिल करते हैं। हालांकि यूनेस्को के द्वारा एक पर्वत दुर्ग या गिरिदुर्ग के रूप में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है। कहां पर है ये? झालावाड़ में है, प्रमुख दुर्ग है। अब जल दुर्ग है तो यहां पर देखिएगा कौन कौन सी नदियां हैं कि भाई एक तो काली सिंध नदी है और एक आहू नदी। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गागरोन का किला आपके एक चट्टान पर स्थित है, पर्वत, जो आपके पर्वत चट्टान है उस पर यह दुर्ग स्थित है, ठीक है। अब देखिए, गागरोन दुर्ग के निर्माता को अगर हम देखें तो गागरोन दुर्ग का निर्माण 11वीं सदी में, निर्माण कब हुआ है? 11वीं सदी में डोड परमार राजपूतों के द्वारा करवाया गया। डोड परमार राजपूतों के द्वारा करवाया गया। डोड परमारों द्वारा आपके इसका निर्माण करवाया गया है, इसलिए इसे आपके किस नाम से जानते थे? डोडगढ़, डोडगढ़ या धूलरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। डोडगढ़ या धूलरगढ़ के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो डोड परमार राजपूतों ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन खींची राजवंश के संस्थापक थे देवन सिंह। खींची राजवंश के संस्थापक कौन थे? देवन सिंह उर्फ धारू। देवन सिंह के द्वारा यहां पर नियंत्रण कर लिया गया और इन्हीं के समय आपके इसे किस नाम से? गागरोनगढ़ के नाम से जाना जाने लगा है। गागरोनगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। तो डोडगढ़, धूलरगढ़, गागरोनगढ़ आपके किसी के नाम है? गागरोन के किले को ही हम कहते हैं। अब देखिए, खींची राजवंश के देवन सिंह ने यहाँ पर आपके इनके डोड परमार राजपूतों की सत्ता को समाप्त करके यहाँ पर खींची राजवंश की स्थापना कर दी है। अब जैत सिंह खींची जो कि आपके देवन सिंह के ही वंश परंपरा में है। जैत सिंह खींची के काल में प्रसिद्ध सूफी संत थे हमीमुद्दीन चिश्ती, वो गागरोन आते हैं। देखिए, जैत सिंह खींची के काल में हमीमुद्दीन चिश्ती यहां पर आए। हमीमुद्दीन चिश्ती यहां पर आए और इनकी जो दरगाह है गागरोन दुर्ग में वो किस नाम से जानी जाती है? मीठे शाह की दरगाह के नाम से जानी जाती है। तो मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? कि गागरोन दुर्ग में स्थित है, जो जैत सिंह खींची के काल में आपके हमीमुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आए थे, उनकी दरगाह के रूप में जानी जाती है। अब देखिए, जैत सिंह खींची की ही तीसरी पीढ़ी में प्रताप सिंह खींची हुए। प्रताप सिंह खींची जो आपके पीपा के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है, वो आपके रामानंद के शिष्य बन जाते हैं। रामानंदी परंपरा में आपके भक्ति संत के रूप में, इसलिए संत पीपा की छतरी भी कहाँ पर है? संत पीपा की छतरी। तो संत पीपा की छतरी आपके गागरोन दुर्ग में स्थित है, ठीक है। जो प्रताप सिंह खींची, जो जैत सिंह खींची की ही वंश परंपरा में तीसरी पीढ़ी के रहे हैं, उनकी आपके छतरी के रूप में देखी गई है। अब देखिए, गागरोन दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध शासक अगर देखा जाए तो वो कौन है? अचलदास खींची है। कौन है? अचलदास खींची।
गागरोन दुर्ग का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक देखा जाए तो अचलदास खिंची है। अचलदास खिंची का विवाह आपके महाराणा मोकल की पुत्री लाली मेवाड़ी से हुआ था। ठीक है, अब अचलदास खिंची के काल में उधर तो आपके मेवाड़ में कौन थे, महाराणा मोकल, तो अचलदास खिंची के काल में 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान थे हुशंग शाह। मांडू के सुल्तान कौन थे, हुशंग शाह। हुशंग शाह का आपके कहां पर आक्रमण हुआ, गागरोन पर आक्रमण हुआ। ठीक है, तो यहां पर आपके 1423 ईस्वी में दुर्ग का प्रथम साका संपन्न हुआ है, अर्थात अचलदास खिंची वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और अचलदास खिंची के पुत्र थे पालहणसी और शिवदास गाडण। ठीक है, वो दोनों वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। तो शिवदास गाडण द्वारा रचित अचलदास खिंचीरी वचनिका में हमें 1423 ईस्वी में हुए गागरोनगढ़ के प्रथम साके की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि हुशंग शाह के नियंत्रण में चला गया, अर्थात मांडू के नियंत्रण में चला गया कहां का किला, गागरोन का किला। अब मांडू के पश्चात यानी कि हुशंग शाह के पश्चात आपके देखें तो महमूद खिलजी के नियंत्रण में चला जाता है। किसके नियंत्रण में चला जाता है, महमूद खिलजी के नियंत्रण में। तो देखिएगा यहां पर अगर शासकों के नियंत्रण का क्रम देखा जाए या प्रशासकों का क्रम देखा जाए तो हुशंग शाह के पश्चात देखिए पहला तो आपके किसके नियंत्रण में रहा, हुशंग शाह के में। हुशंग शाह के पश्चात यहां पर कौन नियुक्त हुए हैं, गजनी खां के नियंत्रण में गया है। किनके नियंत्रण में गया है, गजनी खां के नियंत्रण में गया। गजनी खां से आपके महमूद खिलजी के नियंत्रण में रहा है। महमूद खिलजी के नियंत्रण में। महमूद खिलजी आपके कौन से हैं, ये फर्स्ट। तो हुशंग शाह के नियंत्रण में 1423 में आया। फिर यहां पर कौन रहे, गजनी खां। गजनी खां के पश्चात कौन रहे हैं, महमूद खिलजी फर्स्ट रहे। और महमूद खिलजी फर्स्ट ने पहले बदर खां और फिर आपके दिलशाद खां को यहां का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किया है। यहां पर पहले किसको नियुक्त किया है, बदर खां को, और फिर किसको नियुक्त किया, दिलशाद खां को। ये दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किए हैं किनके द्वारा, महमूद खिलजी के द्वारा। महमूद खिलजी के द्वारा आपके बदर खां और दिलशाद खां को यहाँ का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। लेकिन मैंने बताया था कि अचलदास खिंची के पुत्र थे पालहणसी, जो पहले ही यहाँ से जा चुके थे। और इस समय अगर देखा जाए तो महाराणा कुंभा का शासन मेवाड़ में स्थापित हो चुका था। तो पालहणसी ने महाराणा कुंभा की सहायता से दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है। तो अगला नियंत्रण आपके किसका हो जाता है, यहाँ पालहणसी का, जो मेवाड़ के आपके नियंत्रण में, मेवाड़ के अधीनता में आपके गागरोन दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन 1444 ईस्वी में, 1444 ईस्वी में यहां पर आपके महमूद खिलजी का आक्रमण होता है। कुंभा की मदद से इसने नियंत्रण तो प्राप्त कर लिया, लेकिन महमूद खिलजी फर्स्ट के द्वारा 1444 ईस्वी में यहां पर आक्रमण किया गया और इस समय दुर्ग का दूसरा साका संपन्न हो जाता है। तो गागरोन के किले का दूसरा साका किनके समय हुआ, पालहणसी के समय 1444 में। प्रथम साका अचलदास खिंची के काल में आपके 1423 ईस्वी में यहाँ पर हुआ है। उसके मध्य में हुशंग शाह, गजनी खां, महमूद खिलजी और महमूद खिलजी के दो दुर्गाध्यक्ष बदर खां और दिलशाद खां के नियंत्रण में ये दुर्ग रहता है। कालांतर में आपके देखिएगा यहाँ पर महमूद खिलजी के द्वारा एक बात और देखिएगा, गागरोन का नाम बदल करके मुस्तफाबाद रख दिया जाता है। कालांतर में राणा सांगा के नियंत्रण में आपके गागरोन का किला आता है और राणा सांगा मेदिनी राय को इसे प्रदान कर देते हैं। किसको प्रदान कर देते हैं, मेदिनी राय को। लेकिन 1567-68 ईस्वी में देखिएगा, 1567-68 ईस्वी ये आपके राजस्थान के इतिहास में मशहूर क्यों है तिथि, क्योंकि इस तिथि को ही आपके यानी 1567-68 ईस्वी में ही अकबर का चित्तौड़ अभियान है। ठीक है, जब अकबर आपके चित्तौड़ अभियान के लिए निकले तो अकबर आपके कुछ समय के लिए कहां पर ठहरे हैं, गागरोन के किले में ठहरे। कहां पर ठहरे हैं, गागरोन दुर्ग में ठहरे। और यहीं पर आपके उनके द्वारा फैजी से मुलाकात की गई। फैजी से मुलाकात की जाती है अकबर के द्वारा।
गागरोन के दुर्ग में फैजी से मुलाकात की है अकबर ने। फैजी अबुल फजल के भाई हैं, ठीक है ना। फैजी नागौरी अबुल फजल शेख मुबारक के पुत्र हैं। तो देखिएगा अकबर 1567-68 ईस्वी में गागरोन दुर्ग में रहते हैं। इस समय अगर देखें तो अबुल फजल हैं। अबुल फजल ने किसकी रचना की है? अकबरनामा आईने अकबरी की रचना की है। उन्होंने गागरोन का उल्लेख, यानी अबुल फजल ने गागरोन का उल्लेख कौन से सूबे के अंतर्गत किया है? मालवा सूबे के अंतर्गत किया है। मालवा सूबे में किया है। अबुल फजल ने गागरोन का उल्लेख किसके सूबे के रूप में? मालवा के, आपके मालवा प्रांत के, मालवा सूबे के अंतर्गत किया है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि मुगल बादशाह अकबर के नियंत्रण में है दुर्ग इस समय। अब 1570 ईस्वी में जब नागौर दरबार में बीकानेर के कल्याणमल के द्वारा अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, तो अकबर ने आपके पृथ्वीराज राठौड़ की जागीर में किसे शामिल कर दिया? गागरोन दुर्ग को। पृथ्वीराज राठौड़ की जागीर में गागरोन दुर्ग चला जाता है, ठीक है। और इन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा अपनी प्रसिद्ध रचना वेली किशन रुक्मणीरी की रचना आपके गागरोन दुर्ग में उत्तरी मारवाड़ी बोली के अंतर्गत की जाती है। तो वेली किशन रुक्मणीरी की रचना पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा कहाँ की जाती है? गागरोन दुर्ग में। तो अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ की जागीर में शामिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए, जब मुगल बादशाह जहांगीर बने, मुगल बादशाह कौन बने हैं? जहांगीर। अकबर के पश्चात जहांगीर बने हैं मुगल बादशाह। जहांगीर के द्वारा जो गागरोन का किला है उसको रतन सिंह हाड़ा की जागीर में दे दिया जाता है। जहांगीर ने किनको दे दिया है? ये रतन सिंह हाड़ा की जागीर में। रतन सिंह हाड़ा की जागीर में किसने दिया है? जहांगीर ने। और जब आपके जहांगीर के पश्चात शाहजहां शासक बन गए हैं तो उन्होंने कोटा के मुकुंद सिंह को कोटा के मुकुंद सिंह को गागरोन का किला है उसको जागीर के रूप में शामिल कर दिया जाता है। कोटा के मुकुंद सिंह की जागीर में। तो कोटा के मुकुंद सिंह की जागीर में आपके गागरोन के किले को किसके द्वारा दिया जाता है? शाहजहां के द्वारा दिया जाता है। इस तरह गागरोन का जो किला है वो स्वतंत्रता प्राप्ति तक हाड़ा शासकों के नियंत्रण में बना रहता है, ठीक है। यही गागरोन का किला हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है। हीरामन तोता जिसका उल्लेख आपके किन्होंने, जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावत में किया है। और इसी हीरामन तोते को प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स में गागरोनी तोता कहकर के पुकारा है। हीरामन तोते को क्या नाम दिया है? डॉक्टर सलीम अली के द्वारा गागरोनी तोता नाम दिया गया है। तो यहाँ पर स्थित इमारतों को अगर देखा जाए तो देखिएगा, एक तो हीरामन तोते के लिए प्रसिद्ध है, ये हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध है। इसको क्या कहा है आपके सलीम अली के द्वारा? प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सलीम अली, इन्होंने इसे गागरोनी तोता कहा है। गागरोनी तोता कहा है, ठीक है। यहां पर एक आपके जो कोटा राज्य के सेनापति थे जालिम सिंह ने मराठों और पिंडारियों के संभावित आक्रमणों को देख करके यहाँ एक परकोटे का निर्माण करवाया जिसे जालिमकोट कहा गया है, ठीक है। तो जालिम सिंह ने आपके जालिमकोट नामक परकोटे का निर्माण यहाँ पर करवाया है। जालिमकोट, ये क्या है? यहाँ पर परकोटा है। अभी मैंने बताया संत पीपा की छतरी भी कहाँ पर है? यहीं गागरोन के किले में ही स्थित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके अचलदास खींची की रानियों के महल, अचलदास खींची की रानियों के महल, खींची की रानी के महल, मीठे शाह की दरगाह,
मीठे शाह की दरगाह। इसके अतिरिक्त आपके देखिए शीतला माता मंदिर, शीतला माता मंदिर और औरंगजेब द्वारा निर्मित आपके बुलंद दरवाजा, शीतला माता मंदिर, और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, ये इस दुर्ग की प्रमुख संरचनाओं में देखने को मिलती हैं। तो देखिएगा एक बार ब्रीफ में मैं आपको दोबारा से बता देता हूं इस दुर्ग को, चूंकि आपके घटनाक्रम ज़्यादा जुड़ा हुआ है इससे। मैंने बताया गागरोन का किला है, यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में इसे शामिल कर रखा है पर्वत दुर्ग के रूप में। वैसे हम इसे क्या मान रहे हैं, जल दुर्ग मान रहे हैं, जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, झालावाड़ में है। डोड परमार राजपूतों ने निर्माण करवाया तो डोडगढ़ और धूलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। देवन सिंह खींची के द्वारा यहाँ खींची राजवंश की स्थापना की गई तो गागरोनगढ़ के नाम से जाना जाने लगा है। जैत सिंह खींची के काल में हमीमुद्दीन चिश्ती जब यहाँ आए तो उनकी आपके मीठे शाह की दरगाह भी गागरोन के किले में है। जैत सिंह की तीसरी पीढ़ी में प्रताप सिंह खींची हुए हैं, जो कि संत पीपा के नाम से इतिहास में जाने गए हैं, रामानंद के शिष्य थे। उन पीपा जी की छतरी भी कहाँ पर है, गागरोनगढ़ दुर्ग में है। अगर दुर्ग से जुड़ी घटनाओं को देखा जाए तो 1423 में अचलदास खींची यहाँ के महानतम शासकों में से एक हैं, जिनका विवाह महाराणा मोकल की पुत्री लाली मेवाड़ी के साथ हुआ था। इन अचलदास खींची के काल में 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया, जिसमें अचलदास खींची वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। पालनसी और शिवदास गार्डन निकलने में सफल हो जाते हैं, दुर्ग का प्रथम साका हो जाता है। फिर इसके पश्चात आपके हुसंग शाह से गजनी खां और महमूद खिलजी के नियंत्रण में रहा। महमूद खिलजी फर्स्ट के द्वारा इसे बदर खां और दिलशाद खां की दुर्गाध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। कालांतर में आपके पालनसी ने महाराणा कुंभा की सहायता से इस दुर्ग पर पुनः अधिकार किया, लेकिन 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी फर्स्ट के द्वारा किस पर आक्रमण किया गया, गागरोन पर आक्रमण करके इस पर पुनः नियंत्रण कर लिया और दुर्ग का दूसरा साका हो गया। ठीक है। इसके पश्चात अगर देखें 1567-68 ईस्वी में अकबर आपके यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरे हैं और आपके अबुल फजल के भाई फैजी से यहाँ पर मुलाकात की है। अबुल फजल ने आपके गागरोन का उल्लेख मालवा सूबे के अंतर्गत किया है। अबुल फजल ने गागरोन का उल्लेख किसके रूप में किया है, मालवा सूबे के रूप में किया है। पृथ्वीराज राठौड़ की जागीर में किसने दिया है, अकबर ने। रतन सिंह हाड़ा की जागीर में किसने दिया है कि भाई जहांगीर ने। और कोटा के मुकुंद सिंह की जागीर में किसने शामिल किया है कि शाहजहां ने। अंत तक यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये हाड़ा राजाओं के नियंत्रण में बना रहा है। हाड़ा राजाओं के नियंत्रण में कौन सा दुर्ग बना रहा है, गागरोन का किला। अगर यहाँ की संरचनाओं को देखें तो देखिएगा जालिम कोट, जो कि जालिम सिंह कोटा के सेनापति थे, उन्होंने आपके एक परकोटे का निर्माण करवाया था, जिससे मराठों और पिंडारियों के आक्रमणों से यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जा सके। अचलदास खींची की रानियों के महल है, मीठे शाह की दरगाह है, संत पीपा की छतरी है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा है, यहाँ पर शीतला माता मंदिर है। यहाँ पर ये कुछ संरचनाएं कहाँ पर, गागरोन के दुर्ग में है। ठीक है। नेक्स्ट किला देखिएगा, नेक्स्ट किला है चूरू का किला। कौन सा, चूरू का किला। देखिए स्थल दुर्ग का आपके उदाहरण भी है ये, और धानवन दुर्ग का भी उदाहरण हम इसे दे सकते हैं। चूरू का किला चूरू में ये स्थल दुर्ग और धानवन दुर्ग के रूप में आपके ये देखा जाता है। इसका निर्माण ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा करवाया गया था। निर्माण किन्होंने करवाया है, ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा। निर्माण ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा करवाया गया। अगर दुर्ग में स्थित संरचनाओं को देखा जाए तो दुर्ग में आपके गोपीनाथ जी का मंदिर एक प्रमुख मंदिर के रूप में है। गोपीनाथ जी का मंदिर, लेकिन देखिएगा दुर्ग की ख्याति का उद्देश्य आपके अलग है।
दुर्ग की ख्याति का उद्देश्य आपके चूरू के किले के आपके क्या है कि बीकानेर के राव सूरत सिंह के द्वारा जब यहाँ पर आक्रमण किया जाता है, उस समय चूरू के ठाकुर थे शिव सिंह, ठीक है। तो जब सूरत सिंह ने आक्रमण किया तो दुर्ग में गोला बारूद समाप्त होने के पश्चात, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के उद्देश्य से दुर्ग से चांदी के गोले शत्रु सेना पर दागे गए थे, ठीक है। इनकी इस स्वतंत्रता प्रेम की भावना को देख करके जो शासक सूरत सिंह हैं वो घेरा उठा लेते हैं। तो आपके चांदी के गोले दागे जाने के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? चूरू का किला है, ठीक है। तो देखिएगा यहां से चांदी के गोले दागे गए, चूरू के किले से ही आपके चांदी के गोले भी दागे गए। नेक्स्ट आपके दुर्ग देखें तो छोटे छोटे से दुर्ग हैं अब आपके ये। तो सिवाना का किला है, किसका किला है? सिवाना का। सिवाना का किला कहां पर है? बाड़मेर में। निर्माण आपके किन के द्वारा करवा दिया गया है? वीर नारायण पवार के द्वारा। वीर नारायण पवार के द्वारा निर्माण करवा दिया गया, किसका? सिवाना के किले का, ठीक है। सिवाना के किले की अगर बात की जाए तो देखिएगा सिवाना का किला एक तो जोधपुर यानी मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली के रूप में है। आपको याद होगा कि 1544 ईस्वी में जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उस समय राव मालदेव के द्वारा वहाँ से आपके युद्ध भूमि से कहाँ जाकर के शरण ली गई थी? सिवाना के किले में जाकर के शरण ली गई थी। राव चंद्रसेन के भी आपके संकट काल में सिवाना का किला उनकी शरण स्थली के रूप में देखा गया है। तो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली के रूप में, संकटकालीन शरण स्थली के रूप में कौन सा किला है? सिवाना का किला है, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखें कि 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना विजय के लिए कमलुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में यहाँ पर सेना भेजी जाती है, ठीक है। लेकिन अपने प्रारंभिक आक्रमण में कमलुद्दीन गुर्ग असफल होते हैं। तब स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आपके आकर के एक देशद्रोही भावले की सहायता से यहाँ का जो एकमात्र पेयजल कुंड था, भांडेलाव तालाब, उसमें गौरक्त मिलवा दिया जाता है, ठीक है। गौरक्त मिलवा दिया, जिससे राजपूत योद्धाओं ने शीतलदेव के नेतृत्व में उस जल को पीने से इनकार कर दिया। शीतलदेव चौहान यहाँ पर थे, ठीक है, और केसरिया किया। तो 1308 ईस्वी में सिवाना के किले का शीतलदेव चौहान के नेतृत्व में प्रथम आपके साका होता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय और प्रथम साका इस समय हुआ है, प्रथम साका। और यहाँ शासक कौन थे उस समय? शीतलदेव चौहान, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना का प्रशासक किसे नियुक्त किया जाता है? कमलुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया जाता है। कमलुद्दीन गुर्ग को नियुक्त किया जाता है और दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया जाता है? खैराबाद रख दिया जाता है। दुर्ग का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? खैराबाद रख दिया जाता है, ठीक है। कौन सा किला है? सिवाना का किला है। नेक्स्ट आपके देखिएगा एक किला है मैगजीन का किला। मैगजीन दुर्ग कहां पर है? कि भाई अजमेर में है। मैगजीन दुर्ग कहां पर है? अजमेर में। निर्माण किन के द्वारा करवाया गया है? निर्माण करवाया है अकबर ने। निर्माण किन के द्वारा करवाया गया है? अकबर द्वारा। मुगल काल में जो मुगल कालीन सैन्य गतिविधियों के केंद्र के रूप में अगर कोई दुर्ग रहा है तो वो कौन सा है? मैगजीन का किला है। पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित है। पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित आपके दुर्ग कौन सा है? मैगजीन का किला है। बादशाह जहांगीर के काल में
कौन आते हैं? कंपनी के जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में सर टॉमस रो यहाँ पर आए, उनके द्वारा बादशाह जहांगीर से यहाँ पर मुलाकात की जाती है। कहाँ पर? मैगजीन के किले में। मेवाड़ के विरुद्ध आपके जो सैन्य योजनाओं का निर्माण किया गया है वो भी कहाँ पर किया गया है? मैगजीन के दुर्ग में ही किया गया है। अकबर द्वारा निर्मित आपके एक सैन्य दुर्ग के रूप में है कौन सा? मैगजीन का किला। अब देखिए जयपुर में भी कुछ दुर्ग हैं, जयपुर में भी कुछ दुर्ग हैं। उन दुर्गों में अगर हम देखें तो आपके कौन सा किला आता है? आमेर का किला है, आमेर का किला, और साथ में जयगढ़ और नाहरगढ़ के किले हैं। तो तीनों दुर्गों को एक बार हल्का सा ब्रीफ में हम यहां पर देखते हैं। एक तो कौन सा है? आमेर का किला, एक जयगढ़ दुर्ग है, एक नाहरगढ़ दुर्ग है। हालांकि एक आपके माधोराजपुरा का किला भी है, आपके जो माधोराजपुरा फागी में स्थित है, माधो सिंह के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था और पारिख दुर्गों की श्रेणी में आता है। किन दुर्गों की श्रेणी में आता है? पारिख दुर्गों की। ये आपके कहाँ के हैं? जयपुर के। जयपुर आपके जयपुर में स्थित आपके दुर्ग हैं, पहाड़ी दुर्ग हैं, सभी की सभी कैसे हैं? ये गिरि दुर्ग हैं। चाहे आमेर के किले की बात करें गिरि दुर्ग है, जयगढ़ का किला गिरि दुर्ग है, नाहरगढ़ का किला भी गिरि दुर्ग है। देखिएगा आमेर की अगर हम बात करें तो आमेर में, आमेर को पहले अंबावती या अंबिकापुर के नाम से जाना जाता था। आमेर को किस नाम से? अंबावती या अंबिकापुर के नाम से जाना जाता था, अंबिकापुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आमेर में आपके कछवाहा वंश की नींव 1207 ईस्वी में कछवाहा राजा काकिल देव के द्वारा डाली गई थी। यहाँ के मीणाओं का शासन था यहाँ पर, तो आमेर के मीणाओं को पराजित करके काकिल देव के द्वारा यहाँ कछवाहा वंश की नींव डाली गई। बाद में राजा भारमल से लेकर के सवाई जयसिंह तक, जयसिंह द्वितीय तक यहाँ पर विस्तार का कार्य किया गया है, दुर्ग के परिवर्धन का कार्य किया गया है। कहाँ से लेकर के? राजा भारमल जो मुगल अधीनता स्वीकार करने वाले पहले शासक हैं, वहाँ से लेकर के जयसिंह सेकंड तक आमेर के किले का परिवर्धन का कार्य किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मानसिंह प्रथम ने मानसिंह के महलों का निर्माण करवाया है, मानसिंह के महलों का निर्माण करवाया है। मानसिंह प्रथम के द्वारा ही आमेर में आपके शिला देवी की प्रतिमा की स्थापना भी कहाँ करवाई है? यहाँ पर। तो शिला देवी के मंदिर का निर्माण भी मानसिंह के समय यहाँ पर हुआ है। शिला देवी के मंदिर का निर्माण भी मानसिंह के समय कहाँ पर किया गया है? आमेर में किया गया है। अब देखिए आमेर के किले की अगर हम बात करें तो आमेर के किले में मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा महलों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह के समय अगर देखा जाए कि मिर्जा राजा जयसिंह के समय यहाँ पर महलों का निर्माण करवाया जाता है, जिसमें आपके दीवाने आम, दीवाने खास जैसे जो स्थान हैं वो आपके प्रमुख हैं। किसके अंतर्गत? आमेर के अंतर्गत। अब देखिए मिर्जा राजा जयसिंह के समय किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। हालांकि मानसिंह के समय भी आपके ये चिल्ल का टोला नाम से आपके जाना जाता था, लेकिन जयसिंह फर्स्ट के समय यहाँ पर निर्माण कार्य अधिक मात्रा में किए गए। जयसिंह फर्स्ट के समय निर्माण कार्य अधिक मात्रा में कहाँ हुए हैं? जयगढ़ में। जयगढ़ में ही एक आपके लघु दुर्ग है विजयगढ़ी। जयगढ़ में एक लघु दुर्ग कौन सा है? विजयगढ़ी है। विजयगढ़ी जहां पर आपके राजनीतिक कैदियों को बंदी रखने का काम किया जाता था, अर्थात सवाई जयसिंह के काल में उनके भाई विजय सिंह को किसके अंतर्गत कैद करके रखा गया है? विजयगढ़ी के अंतर्गत कैद करके रखा गया था। यहीं पर जयगढ़ दुर्ग में जयसिंह प्रथम के द्वारा एक तोप ढालने का कारखाना बनवाया गया। जयसिंह प्रथम के द्वारा एक तोप ढालने का कारखाना बनवाया गया, जिसमें सवाई जयसिंह के काल में एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर चालित जयबाण नामक तोप का निर्माण करवाया गया।
जयबाण तोप का निर्माण करवाया जाता है। किनके काल में? सवाई जयसिंह के काल में। अगर जयगढ़ दुर्ग की अन्य संरचनाओं के बारे में देखा जाए तो जयगढ़ दुर्ग में आपके सुभट निवास है, खिलवत निवास है, विलास मंदिर है। सुभट निवास, खिलवत निवास, विलास मंदिर जैसी संरचनाएं आपके किसके अंतर्गत हैं? जयगढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। ठीक है। इधर अगर नाहरगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों में आपके यही प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन से दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं नाहरगढ़ के किले को। इसका निर्माण मराठों के आक्रमणों से जयपुर को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 ईस्वी में करवाया गया। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण मराठों के आक्रमणों से जयपुर को सुरक्षा देने के उद्देश्य से 1734 ईस्वी में करवाया जाता है। इसी दुर्ग में सवाई माधो सिंह के द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए, पासवान एज ए उपपत्नी की तरह होती थी, जिनको दासी होती थी, जिनको पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था, तो सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कहां पर करवाया है? 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ दुर्ग में करवाया। एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ दुर्ग में करवाया जाता है। जयगढ़ का किला है, देखिएगा जयगढ़ का किला है, यहाँ पर कछवाहा राजाओं का शाही कोष रखा जाता था। बताते हैं आपातकाल के दौरान जब यहाँ पर खुदाई हुई थी तब आपके जयगढ़ का किला विशेष रूप से चर्चा का प्रश्न बन गया था। आपातकाल में आपके यहाँ पर खुदाई के काल में ये आपके चर्चा का बिंदु बना था। कौन सा? जयगढ़ का किला। तो इस तरह ये 3 किले हैं मुख्य रूप से आपके जयपुर में जो गिरि दुर्गों के रूप में है। हालांकि माधोराजपुरा का किला भी हमने बताया है जो कि पारिख दुर्ग के रूप में है। ठीक है, स्थल दुर्ग भी कह सकते हैं, पारिख दुर्ग भी कह सकते हैं, पारिद दुर्ग भी कह सकते हैं, जिसका निर्माण आपके माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट आपके देखिएगा, अगर यहां और दुर्गों की बात की जाए, क्योंकि दुर्ग तो बहुत सारे हैं राजस्थान में, दुर्ग तो बहुत सारे हैं। एक लोहागढ़ का किला है। कौन सा किला है? लोहागढ़ का किला, जिसका निर्माण आपके देखिए भरतपुर के दुर्गों को हम देखें, भरतपुर के दुर्गों को अगर हम देखें तो यहां पर लोहागढ़ दुर्ग है, वैर का किला है, डीग का किला है, और विजय मंदिरगढ़ है। विजय मंदिरगढ़, जिसे हम बाणासुर का किला भी बोलते हैं, बाणासुर का किला। तो देखिएगा लोहागढ़, आपके लोहागढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो ये पारिख दुर्ग का उदाहरण है। पारिख दुर्ग का उदाहरण कैसे कि दुर्ग के चारों ओर सुजान गंगा नहर बहती है, सुजान गंगा नहर बहती है। इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। महाराजा सूरजमल के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। सूरजमल के द्वारा महाराजा सूरजमल ने आपके लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्गम दुर्गों की श्रेणी में अजय दुर्ग के रूप में देखा जाता है लोहागढ़ के किले को। ठीक है, बताते हैं कि लोहागढ़ का किला है, ये आपके राजस्थान के एक तो अजय दुर्गों की श्रेणी में भी ये आता है लोहागढ़ का किला। ठीक है, यहाँ पर आपके सुजान गंगा नहर बहती है। दुर्ग के चारों ओर कौन सी नहर है? सुजान गंगा नहर है। सुजान गंगा नहर आपके यहाँ पर आपके फतेह बुर्ज और जवाहर बुर्ज जैसी संरचनाएं किसके अंतर्गत हैं? लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत। फतेह बुर्ज
और जवाहर बुर्ज जैसी संरचनाएं लोहागढ़ के किले के अंतर्गत है। देखिएगा, लोहागढ़ दुर्ग का जो परकोटा है, परकोटे में आपके पत्थर की दीवार के साथ मिट्टी की दीवार भी बनाई गई है, जिससे बताते हैं कि जो गोले आपके अगर इस दुर्ग पर दागे जाते थे तो उस मिट्टी की दीवार में जाकर के वो धंस जाते थे, जिससे परकोटे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में आपके ये कहा जाता है कि पहले यहाँ पर एक कच्ची गढ़ी थी। उस कच्ची गढ़ी का निर्माण आपके रुस्तम सोगरिया के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? रुस्तम सोगरिया के द्वारा करवाया गया था। बाद में आपके वहाँ पर जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ठीक है, इधर वैर का किला है और डीग का किला है। वैर का किला और डीग का किला, इन दुर्गों का निर्माण आपके किनके द्वारा? जो जाट महाराजा बदन सिंह हैं, जाट महाराजा बदन सिंह ने आपके किनका? वैर के किले और डीग के किले का निर्माण करवाया है। महाराजा बदन सिंह द्वारा निर्मित। केवल जगह याद रखनी है, डीग का किला डीग भरतपुर में है, वैर का किला वैर भरतपुर में है। महाराजा बदन सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। लेकिन देखिएगा, एक महत्वपूर्ण दुर्ग जो यहां पर है वो कौन सा है? विजय मंदिरगढ़ का किला है। विजय मंदिरगढ़ का किला जो बयाना में मानी पहाड़ी पर है। बयाना में कहां पर है ये? मानी पहाड़ी पर। देखिएगा, मानी पहाड़ी पर है। इसको बाणासुर के किले के नाम से, आप बयाना को खुद बाणासुर की नगरी के नाम से भी जानते हैं। और अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त कालीन एक विजय स्तंभ भी कहां पर स्थित है? विजय मंदिरगढ़ के दुर्ग में स्थित है। समुद्रगुप्त कालीन एक विजय स्तंभ आपके विजय मंदिरगढ़ में, और एक यहाँ पर लाल पत्थर की लाट है जिसे भीमलाट के नाम से जाना जाता है। इस आपके मानी पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण यादव राजा विजयपाल के द्वारा करवाया गया था। यादव राजा विजयपाल द्वारा आपके निर्माण करवाया गया। यह भी दुर्ग आपके प्राचीनतम दुर्गों की श्रेणी में इसको रख लेते हैं। बाणासुर का किला इसीलिए आपके इसको बोलते हैं क्योंकि बाणासुर नामक राक्षस है। यहाँ पर उषा का मंदिर है ना, उषा के मंदिर की वजह से आपके बाणासुर नामक राक्षस का नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो वो बाणासुर राक्षस की वजह से इसका नाम बाणासुर का किला या बाणासुर की नगरी बयाना को कह दिया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप एक आध दुर्ग और देख लीजिए। यहाँ पर एक दुर्ग है नवलखा दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? नवलखा दुर्ग। पाटन झालावाड़। पाटन झालावाड़ में पृथ्वी सिंह के द्वारा निर्मित है। राव पृथ्वी सिंह द्वारा निर्मित। राव पृथ्वी सिंह के द्वारा निर्मित आपके कौन सा दुर्ग है? नवलखा दुर्ग है, जो पाटन झालावाड़ में स्थित है। देखिए, नवलखा नाम से हमने कई संरचनाओं को आपको बताया है। नवलखा नाम से हमने बताया कि एक नवलखा भंडार है। नवलखा भंडार आपके कहाँ पर बताया गया है? आपको बताइए। नवलखा भंडार आपके बताया कि भाई कि चित्तौड़गढ़ किले में नवलखा भंडार है। ठीक है, एक आपके नवलखा दरवाजा है। कौन सा है? नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा कहाँ पर है? कि भाई नवलखा दरवाजा रणथंभौर के दुर्ग में है। हालांकि उसकी बात हमने आपके यहाँ पर नहीं की है आपसे। नवलखा दरवाजा रणथंभौर के दुर्ग में है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके नवलखा दुर्ग की अगर हम बात करें तो नवलखा दुर्ग कहाँ पर है? कि वो पाटन झालावाड़ में स्थित है, जिसका निर्माण राव पृथ्वी सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दुर्ग हमारे यहाँ पर हैं। एक हम आपके यहाँ पर दुर्ग और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, वह है जूनागढ़ का किला। कौन सा है? जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में। देखिएगा, इस दुर्ग के बारे में कुछ खास बातें हैं। जूना का मतलब होता है पुराना, अर्थात पुराने दुर्ग के अवशेषों पर ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। पुराना दुर्ग कौन सा?
बीकानेर की स्थापना के समय बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक राव बीका के द्वारा बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कालांतर में उसी दुर्ग के अवशेषों पर महाराजा राय सिंह के द्वारा अपने मंत्री करमचंद्र की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। महाराजा राय सिंह द्वारा अपने मंत्री करमचंद्र की देखरेख में किस दुर्ग का निर्माण करवाया है? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। अब देखिए, दुर्ग की प्राचीर और अधिकतर जो आपके निर्माण कार्य हैं, दुर्ग की प्राचीर कहें, परकोटा कहें, और अधिकतर जो निर्माण कार्य हैं वो लाल पत्थर से आपके यहाँ पर किए गए हैं। लाल पत्थर से निर्माण कार्य अधिक यहाँ पर किए गए हैं, इसलिए इसको किस नाम से भी जानते हैं? लालगढ़ के नाम से भी जानते हैं। लालगढ़ कहाँ पर है? कि लालगढ़ का किला कहाँ पर है? कि बीकानेर में है। क्यों है आपके? क्योंकि इस दुर्ग का अधिकांश जो निर्माण कार्य है वो लाल पत्थरों के माध्यम से किया गया है, इसलिए इसे लालगढ़ के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ पर जो सूरज पोल है, दुर्ग का आपके एक दरवाजा कौन सा है? सूरज पोल। इस सूरज पोल जो दरवाजा है, यहाँ पर महाराजा राय सिंह के समय की राय सिंह प्रशस्ति अंकित है। राय सिंह प्रशस्ति अंकित है। ठीक है। और इसी सूरजपोल दरवाजे के बाहर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार पाषाण प्रतिमाएं यहां पर स्थित हैं। जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार पाषाण प्रतिमाएं कहां पर स्थित हैं? सूरजपोल के बाहर स्थित हैं, जिनको कि महाराजा राय सिंह ने अकबर के आदेश से यहां पर स्थापित करवाया था। मुगल बादशाह अकबर ने इनको आदेश दिया था, उसके आदेश पर ही आपके यहाँ पर उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करवाया गया। अगर दुर्ग की इमारतों को देखा जाए तो राय सिंह चौबारा है, फूल महल है, चंद्र महल है। देखिएगा, राय सिंह चौबारा, फूल महल, ये अपने नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। चंद्र महल, अनूप महल, छत्र महल, सुनहरी बुर्ज, चीनी बुर्ज, चीनी बुर्ज जैसी संरचनाएं आपके यहाँ पर स्थित हैं। तो ये कुछ प्रमुख दुर्ग हमने आज आपकी क्लास में बताए हैं। कल आपके दुर्ग, महल और स्मारकों को लेकर के हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है। तो एक इस टॉपिक में जो स्थापत्य कला का टॉपिक है, इसमें दुर्ग, महल और स्मारक, ये तीन आपके टॉपिक दे रखे हैं। तो महल और आपके स्मारकों के साथ और 2-4 दुर्गों के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।